Hello everyone. As you all know, at commerce classes, we have started with the chapter Inventory Valuation. इस चैप्टर के जो कंटेंट्स हैं, we have done inventory meaning and significance. Then we have done inventory valuation, its significance and components. मतलब inventory के valuation में इसके constituents components क्या हैं, quantity and pricing. सो क्वांटिटी मेजर करने के और अमाउंट्स लिखने के वी हैव इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम्स. बट जो प्राइजिंग है, व्हाट विल बी द प्राइजिंग फॉर इन्वेंट्रीज, इसको हमें सेपरेटली समझने की ज़रूरत है. सो टुडे वी विल बी वर्किंग ऑन कॉस्ट एंड LCM रूल, कॉस्ट बेसिस एंड LCM रूल. एज पर अवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकेंड, इन्वेंट्रीज शुड बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस. मतलब कॉस्ट प्राइस लो, मार्केट प्राइस लो, इन दोनों में से जो लीस्ट है, जो कम है, उस पर इन्वेंट्री वैल्यू करेंगे. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस कॉस्ट एंड व्हाट इज मेंट बाय मार्केट प्राइस. सो आज हम पहले सीखेंगे कॉस्ट बेसिस और कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट. सो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, नाउ एज पर AS2 क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स all cost of purchase, cost of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. मतलब जब आप इन्वेंट्रीज को बाय करते हैं या उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसको अपनी बिजनेस की लोकेशन पर लाने में और सेल की कंडीशन में लाने में जितने भी एक्सपेंसेस आप इनकर करते हैं, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. लाइक इफ़ इट इज़ अ ट्रेडिंग कंसर्न, सपोज आपका एक ट्रेडिंग कंसर्न है, यू सेल से स्टेशनरी आइटम्स, ठीक है, आपकी शॉप है, आप स्टेशनरी आइटम्स यहाँ पर सेल करते हो. सो फ्रॉम अ होल सेलर आप डिफरेंट होल सेलर्स के पास जाते हो, किसी से आप कॉपीज़ बाय करते हो, किसी से आप पेन्स परचेज कर रहे हो, किसी से रजिस्टर्स खरीद रहे हो. सो यू आर मीटिंग डिफरेंट पीपल. आप उनके पास जाके अपने ऑर्डर्स रखते हो, ठीक है, कि मुझे इतनी कॉपीज़, इतने रजिस्टर, इतने पेन्स चाहिए, या और भी जितनी चीज़ें हैं, स्केच पेन्स है और वट एवर यूटिलिटीज़ यू आर कीपिंग, उनको आप बाय करने के लिए वहाँ ऑर्डर रखते हो. देन यू बाय द थिंग्स. बाय करते हुए आप वहाँ कॉस्ट पे करते हो, उसका परचेज प्राइस पे करते हो. देन यू मे हैव सम काइंड ऑफ टैक्सेस, कुछ टैक्सेस हो सकते हैं आपको पे करने हो. अगर आप इंटर स्टेट कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आपको उसमें स्टेट के टैक्सेस पे करने पड़ सकते हैं. अगर आप कुछ इम्पोर्टेड स्टेशनरी रख रहे हो, ठीक है, तो इम्पोर्टेड स्टेशनरी के लिए मे बी यू हैव टू पे इम्पोर्ट ड्यूटी. सो यू हैव टू पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्यूटीज, टैक्सेस एट्सेट्रा. उसके बाद एज पर योर एग्रीमेंट यू विल हैव टू ब्रिंग दैट स्टॉक फ्रॉम द होल सेलर्स प्लेस टू योर ओन प्लेस. इस पे जो फ्रेट चार्जेस हैं, जो लोडिंग के अनलोडिंग के चार्जेस हैं, दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, इनवर्ड कॉस्ट एट्सेट्रा. यहाँ GST का मैं बता दूँ, GST विल बी इंक्लूडेड ओनली इफ़ द बिजनेस डजंट अवेल द टैक्स क्रेडिट. जैसे मान लो आपने कोई चीज़ बाय की 100 रुपीज़ की एंड यू पे 10 रुपीज़ एज GST, सो यू आर पेइंग 110 रुपीज़ पर यूनिट. बट इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 लें या 110 लें, सिंस इट इज़ GST, तो GST का हमें टैक्स क्रेडिट मिल जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, जब हम आउटपुट टैक्स पे करते हैं. सो इफ़ यू आर अवेलिंग क्रेडिट, आप इसका बेनिफिट एज अ क्रेडिट ले रहे हो, देन इट वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट. फिर कॉस्ट 100 रहेगी. बट इन केस यू डू नॉट वांट टू अवेल टैक्स क्रेडिट, तो फिर ये इसका कॉस्ट का पार्ट लेके 110 कॉस्ट प्राइस होगा. सो मैंने GST पर एक स्पेशली अलग से वीडियो बनाया है, यू कैन चेक दैट टू सी कि GST कॉस्ट का पार्ट है या नहीं. देन यू हैव कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. कई बार होता है आप कुछ चीज़ें लेके आते हैं, जैसे एज अ रॉ मटेरियल या आपके पार्टली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, उनको आके आपको प्रिपेयर करना है, उनको और ठीक करना है, टू ब्रिंग देम इनटू सेलेबल कंडीशन. सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी कॉस्ट का पार्ट होती है. सो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग कि ऑल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री. आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड कौन कौन सी कॉस्ट लेनी है जो आपकी इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन पे, मतलब बिजनेस की जगह पे लेके आए और कंडीशन, इस कंडीशन में लेके आए कि वो सेल हो सके. सो एनी कॉस्ट, सो ये जो अदर कॉस्ट है, दैट मीन्स एनी कॉस्ट जो भी इस क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठती है, वो सारी इसमें आ जाएगी. बट ऑफ कोर्स एक बार आपके गुड्स दे आर नाउ एट योर प्लेस and they are in a condition that you can sell them. Beyond that, if you incur any cost, then it is not a part of cost of inventories. Like the cost will exclude
any kind of abnormal losses like you brought your say inventories into your business, आपने business में stock लेके आए और बाद में आपकी shop में से आधा सामान जो है, आधे goods जो हैं they are stolen, so abnormal loss है, so ये cost का part नहीं होगा, इसको अलग से record करेंगे. सिमिलरली वेस्टेड मटेरियल्स हैं, जो भी हैं इस तरह की कॉस्ट है, वो सब इसमें इंक्लूड नहीं होगी. जो भी एबनॉर्मल लेबर कॉस्ट है, एबनॉर्मल एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड नॉर्मल इज़ टू बी एक्सक्लूडेड. देन स्टोरेज कॉस्ट विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. अगर आप प्रोडक्शन के टाइम पे स्टोरेज कर रहे हैं एक स्टेज तक, तो स्टोरेज इज़ अ पार्ट ऑफ योर कन्वर्टिंग इन्वेंट्रीज इनटू द कंडीशन ऑफ सेल. आप उनको उस कंडीशन में लेके आ रहे हो दैट यू आर एबल टू सेल इट, वो आपके कॉस्ट का पार्ट है. बट बियॉन्ड दैट इफ़ यू आर इनकरिंग एनी स्टोरेज कॉस्ट विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, वो आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं है. एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, ये सब आपके कॉस्ट के पार्ट नहीं है. ठीक है. सिमिलरली इफ़ यू बाय इन्वेंट्री ऑन डेफर्ड टर्म्स और उसमें कोई फाइनेंसिंग का कंपोनेंट आ जाता है, आपने इन्वेंट्री बाय की 1 लाख की, यू डू नॉट हैव दैट मच कैश विद यू, सो आपका जो सप्लायर है, ही सेज दैट यू कैन पे मी आफ्टर 6 months एंड आई विल चार्ज यू 1,10,000. सो आप 10,000 जो एक्स्ट्रा दे रहे हो, दिस इज़ नॉट फॉर इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री तो अभी भी ले सकते हो ना 1 लाख की. सेम इन्वेंट्री आपको 1,10,000 पे मिल रही है. रीज़न क्या है? इन्वेंट्री में चेंज नहीं आया, रीज़न है टाइमिंग का, आपको उसने क्रेडिट अवेल करवाया है. सो ये जो है ये फाइनेंसिंग कॉस्ट है. सो जो कोई फाइनेंसिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट का कंपोनेंट या कोई भी पेमेंट विच इज़ बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग मेथड, सो दैट विल नॉट बी अ कॉस्ट. तो यहाँ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 1 लाख ही लोगे, 1,10,000 नहीं लोगे. सो इंटरेस्ट कंपोनेंट इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इन्वेंट्री कॉस्ट. ठीक है. सो इन्वेंट्रीज की जब कॉस्टिंग करते हैं, चाहे आप रॉ मटेरियल की बात करें या आप फिनिश्ड गुड्स की बात करें, वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो जो कॉस्ट आप उनको इनकर कर रहे हैं टू ब्रिंग टू योर प्लेस ऑफ बिजनेस एंड इन द कंडीशन ऑफ सेल, वो कॉस्ट इसका पार्ट होगी. बट ये जो सारी कॉस्ट हैं, दीज विल बी एक्सक्लूडेड, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट. ठीक है. कई बार स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी कॉस्ट लें, कौन सी ना लें. नाम भी कई बार आपको कन्फ्यूजिंग से लगेंगे. आप सिंपल सी चीज़ याद रखो, जो ट्रेड की कॉस्ट है, मतलब जो कॉस्ट ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी कॉस्ट इसमें आती है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. और इफ़ एनी एक्सपेंडिचर यू थिंक इज़ अ पार्ट ऑफ P&L अकाउंट, वो P&L का पार्ट है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. ठीक है. सो दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूड करते हैं, इसको आपको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना होता. राइट. सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द cost of the inventories. Let us understand this with an example. अब जैसे आप वैल्यूएशन कर रहे हो, एक ट्रेडिंग बिजनेस है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालोगे? AS2 जो आपको कंपोनेंट्स बता रहे हैं, अकॉर्डिंगली यू विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. सपोज आपको ये दिया हुआ है कि जो बिजनेसमैन है, लेट अस से A लिमिटेड, ओके, ही बॉट 50 यूनिट्स ऑफ द ट्रेड गुड्स. अपने ट्रेड गुड्स के 50 यूनिट्स उसने खरीदे 200 रुपीज़ पर यूनिट पर. देन ही पेड लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट एट्सेट्रा. ठीक है. उसने फ्रेट के चार्जेस पे कर दिए, मान लो से इट इज़ 800. ओके. सो ये हो गया 10,800. सपोज ही टुक द गुड्स ऑन क्रेडिट और उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ा, मे बी 700. नाउ दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड. ओके. सपोज ही इज़ पेइंग से सेलिंग कमीशन, उसने सेल्समैन से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया कि मैं ये गुड्स को सेल करूँगा, अभी आई एम बाइंग एंड आई विल सेल इट, एंड इफ़ यू सेल इट यू विल गेट कमीशन ऑफ से 10% ऑन सेल, या जो भी उसने फिक्स किया. ये भी किसका कॉस्ट का कंपोनेंट नहीं है. तो टोटल कॉस्ट हो गई 10,800. ओके. ये हो गई कॉस्ट कितने यूनिट्स की? 50 यूनिट्स की. तो एक तरफ हम कॉस्ट लिख लेते हैं, एक तरफ हम क्वांटिटी लिख लेते हैं कि इतनी क्वांटिटी है, इतना अमाउंट है, तो ये एक तरह से कॉस्ट शीट बन जाती है. सो टोटल कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स इज 10,800. सो व्हाट इज कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, 216 रुपीज़ पर यूनिट.
So if you are able to say sell off say 45 units, so your cost per unit is 216. Closing stock is how much? 5 units, because you bought 50 units. Okay, so value of closing stock will be 5 units at the rate of 216 per unit, so 1080. So ये cost के components हैं. Now suppose इसमें along with this cost we are given import duty also. You paid import duty of say 1000 rupees. तो आपकी cost 11,800 हो जाएगी, because purchase price वही है, duty pay की आपने लोडिंग चार्जेस दिए 700, दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस. ओके, सो बाकी कॉस्ट नहीं आ रही है. सो कॉस्ट पर यूनिट विल बी 11,800 अपॉन 50, सो इट विल बी 236 पर यूनिट. सो 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 236 पर यूनिट. सो ऐसे आप क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएट कर सकते हो. सो दिस इज़ हाउ वी डिटरमिन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. ये ट्रेडेबल गुड्स में है, रॉ मटेरियल्स हो, सब में इसी तरह से करते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, इन केस ऑफ इन्वेंट्रीज इट इज़ वेरी कॉमन कि हमारा वी मे हैव सम काइंड ऑफ लॉसेज इन द इन्वेंट्रीज. यू मे हैव सम नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेज. आई होप आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट पता है. आई विल जस्ट ब्रीफ यू अप. इसका एक अलग से वीडियो है नॉर्मल एबनॉर्मल लॉसेस, तो वो आप देख लेना. नॉर्मल लॉसेस वो होते हैं विच आर नॉर्मल टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और टू द बिजनेस. मतलब जो आपका बिजनेस है उसका नेचर ऐसा है कि उसमें कुछ लॉसेस आर प्रेटी नॉर्मल. जैसे आपका एक बहुत बड़ा शोरूम है, लाइक बिग बाज़ार है, ठीक है, इस तरह के बड़े बड़े बिजनेस आपका बहुत बड़ा शोरूम है. नाउ इट इज़ वेरी कॉमन कि वहाँ पे जो कस्टमर आ रहे हैं या जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो छोटी मोटी चोरियाँ आर वेरी कॉमन देयर इन. सो पिल्फरेज ऑफ स्टॉक इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ नॉर्मल. हाँ, आप उसकी रेंज फिक्स कर लेते हो कि मे बी अप टू 5% अगर मेरा स्टॉक कम हो रहा है देन इट इज़ नॉर्मल. सो नॉर्मल लिमिटेड होता है. ठीक है. सो नॉर्मल लॉसेज आर दोज लॉसेज विच आर नॉर्मल टू द नेचर ऑफ बिजनेस और टू द प्रोडक्ट. यू कैंट हेल्प इट, इट इज़ गोइंग टू हैपन. इन लॉसेस को आप सिक्योर नहीं कर सकते हो, इनको आप कम भी नहीं कर सकते हो. यू कैन बी अ बिट केयरफुल ओनली. आप अपना कैमराज लगा लोगे बट आप इनको ज़ीरो नहीं कर सकते हो. सिमिलरली व्हेन यू आर डीलिंग विद से लिक्विड्स, आपका परफ्यूम का बिजनेस है, परफ्यूम मेकिंग, तो उसमें स्पिलेज हो जाएगी, लीकेज हो जाएगी, ये थोड़ा नॉर्मल है, इवेपोरेशन हो जाएगा. सो दीज आर नॉर्मल लॉसेज. सो नॉर्मल लॉसेज क्योंकि बिजनेस का पार्ट है, ट्रेड का पार्ट है, सो नॉर्मल लॉसेज आर नॉट वैल्यूड सेपरेटली, बट हम उनका एक लिमिट सेट कर लेते हैं एंड दीज आर स्प्रेड. इसकी जो कॉस्ट होती है वो बाकी के यूनिट्स पर स्प्रेड करके वी रिवाइज द कॉस्ट. लाइक हियर इन द कॉस्ट इज 216 पर यूनिट. नाउ सपोज वी आर गिवन दैट कि हमारे जो यूनिट्स जो हम बाय कर रहे हैं, वी हैव परचेज दीज यूनिट्स. सपोज द नेचर ऑफ दीज यूनिट्स इज सच कि ये ब्रेकेबल हैं. आप ग्लासेस खरीद रहे हो, ठीक है, सो ये ब्रेक हो सकते हैं. इसमें इट्स प्रेटी नॉर्मल इन दिस. सो आपने ये फिक्स कर लिया कि सपोज 10% ब्रेकेज ऑफ स्टॉक्स इज नॉर्मल. ठीक है, विथ 10% टूट फूट जाता है. इट मीन्स 50 का 10% क्या हो गया कि आपने लिमिट तय कर ली कि अगर इफ़ आई एम बाइंग 50 यूनिट्स तो 5 यूनिट्स मेरा नॉर्मल है, इतना मेरा लॉस हो सकता है. ठीक है. सो नाउ when you bring this inventory into your stores, you find that actual inventory is say, actual units received is say 42 units. So 50 आप नॉर्मल मान रहे थे, so you should have received 45 units, but you are actually receiving much lesser than this. So ये जो एक्स्ट्रा 3 यूनिट्स का जो लॉस है ये हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस. ठीक है, और आपका नॉर्मल लॉस है 5 यूनिट्स का. पहले नॉर्मल लॉस की हम वर्किंग कर लेते हैं. सो नॉर्मल लॉस में क्या है, हाउ डू वी वर्क फॉर दिस, वी स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ दीज ओवर द रिमेनिंग. सो आपने 5 को नॉर्मल मान लिया ना, इट मीन्स आपके रिमेनिंग यूनिट्स शुड हैव बीन 45. सो योर कॉस्ट पर यूनिट विल बी दैट दिस टोटल कॉस्ट, this will now be spread over 45 units. So you will simply deduct normal loss here 5 units. So आपका 45 यूनिट्स बच गए. कॉस्ट में यही रहेगा, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, कॉस्ट एज इट इज़ है. सो जहाँ ये 50 से हो रहा था अब ये 45 से, ये जो कॉस्टिंग है वो 45 पे कैलकुलेट होगी.
ठीक है. सो दिस विल कम आउट टू बी maybe 221. I am not calculating, I am just saying approx, so it may be different also. ठीक है, ये आ गई आपकी कॉस्ट. ऑल राइट. सो अब दिस रिवाइज्ड कॉस्ट विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट closing stock and abnormal loss. Like in this case, as I explained you, that suppose you have received 42 units, so you have abnormal loss of 3 units. So your abnormal loss will be valued at this. Suppose you are able to sell say 40 units. So out of 42 units that you are receiving, you are able to sell 40 units. Your closing stock is 2 units. So 2 units at this revised rate. So how have we calculated the cost of normal and abnormal loss? Normal loss is deducted from the quantity and total cost is spread over the remaining quantity. ऑल राइट. सो आपने नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कम की, उसकी कॉस्टिंग नहीं करनी, उसकी कॉस्ट ज़ीरो मानते हैं बिकॉज इट इज़ नॉर्मल टू बिजनेस. सो ये जो टोटल कॉस्ट है अब वो रिमेनिंग क्वांटिटी पे स्प्रेड कर देंगे. सो आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई 221. इसके बेसिस पर यू विल बी कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस एक्सेट्रा. लाइक इफ़ आई टेक द स्टॉक टाइम लाइन, तो टोटल स्टॉक जो आपने बाय किया था दैट वाज 50 यूनिट्स. नाउ आउट ऑफ दिस some units are received, some are not received, some are lost. ये जो लॉस है ये नॉर्मल भी हो सकता है, ये एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है. नॉर्मल लॉस की लिमिट है. सो नॉर्मल लॉस को क्या करना है आपको, इसको वैल्यू नहीं करना, इट इज़ स्प्रेड, इसकी कॉस्ट स्प्रेड हो जाती है. एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, यू वैल्यू इट एज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रिवाइज्ड कॉस्ट. ये जो कॉस्ट आपने रिवाइज किया उस पर आप इसको वैल्यू करते हो. Similarly, the units that you have received, you might be selling these units, you might be retaining these units. या तो आपके पास ये बच जाएंगे, वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है. सो यू कैन वैल्यू इट एट बोथ. यहाँ से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ले सकते हो, क्वांटिटी इनटू कॉस्ट प्राइस रिवाइज्ड, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी क्वांटिटी इनटू जो आपने रिवाइज्ड कॉस्ट जैसे 221 यहाँ सॉल्व किए. ठीक है. नाउ सपोज दिस क्वांटिटी जो 42 यूनिट्स आपने रिसीव किए हैं, सपोज यू एक्चुअली रिसीव्ड 46 यूनिट्स. अब क्या होता, 10% आप लॉस मान के चल रहे हो, मतलब आप 5 यूनिट्स नॉर्मल मान रहे हो, बट आपका तो लॉस ओनली 4 यूनिट्स का रहा ना. सो यू विल से दैट अवर नॉर्मल लॉस इज 4 यूनिट्स, वी रिसीव्ड 44 यूनिट्स. तो अब ये कॉस्ट आपकी स्प्रेड हो जाएगी 44 यूनिट्स पे. तो नॉर्मल 46 सॉरी. सो नॉर्मल लॉस हो जाएगा 4 यूनिट्स का. यहाँ आप 4 यूनिट्स स्प्रेड करके 46 पे कॉस्ट को स्प्रेड कर दोगे, यही कॉस्ट 46 यूनिट्स पे स्प्रेड हो जाएगी. अब इस केस में देयर इज़ नो एबनॉर्मल लॉस. ओके. सो क्या होता है, हमें वी आर नॉट टू वर्क कि हम एक रिजिड मैनर में चल रहे हैं जी, 10% नॉर्मल है, 10% काटो, बाकी फिर कंपेयर करो और एबनॉर्मल लॉस. नहीं, 10% नॉर्मल लॉस की एक लिमिट है. तो विद इन दिस रेंज अगर हमें लॉस होता है तो वो नॉर्मल है, इसके ऊपर अगर कुछ जाता है तो वो एबनॉर्मल है. सो क्योंकि इस केस में आपका लॉस इस रेंज के अंदर रहा, 5 यूनिट्स के अंदर रहा, तो नॉर्मल 4 यूनिट, क्योंकि लॉस तो बढ़ा के नहीं दिखा सकते ना. लॉस अगर 4 यूनिट है तो उसी को ही स्पेसिफाई करना है कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. बट हाँ, अगर लॉस आपका ज़्यादा हो गया, लाइक हेयर इन इफ़ यू रिसीव्ड 42 यूनिट्स, 50 में से 42 रिसीव हुए, 8 का लॉस हो गया, तो हमारे नॉर्मल लॉस का थ्रेशोल्ड 5 यूनिट्स था, तो 5 नॉर्मल 3 एबनॉर्मल. अब ये जो 42 यूनिट्स आपको रिसीव हुए, इसमें से कुछ आप सेल कर दोगे, कुछ बच जाएंगे. सो अकॉर्डिंगली इनका वैल्यूएशन करेंगे. इफ़ वी सेल 40 यूनिट्स, वी आर लेफ्ट विथ 2 यूनिट्स. तो एक तरफ हम क्वांटिटीज़ को वेरीफाई करते हैं, उनकी कैलकुलेशन करते हैं. ये क्वांटिटी है 50, 8 का लॉस, 42 रिसीव्ड, 5 नॉर्मल, 3 एबनॉर्मल. 42 में 40 सोल्ड, 2 अनसोल्ड. ठीक है. अब ये 5 की वजह से कॉस्ट रिवाइज होगी, तो दूसरी तरफ हम कॉस्ट रिवाइज कर लेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे अलग से. ठीक है. ये हमने रिवाइज कॉस्ट की. अब इस रिवाइज कॉस्ट के बेसिस पर यू विल कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस, यू विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यू विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. सिमिलर मेथड हम फॉलो करते हैं व्हेन वी आर हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. उसमें भी सेम तरह से हमें कैलकुलेशन करनी होती है, बट अब होगा क्या, अब हमारे पास 2 स्टेप्स हैं. एक है रॉ मटेरियल, अनदर इज़ फिनिश्ड गुड्स. सो विल वर्क ऑन बोथ वन बाय वन, एक एक करके चलेंगे. अब मान लो वी आर गिवन
कि ए लिमिटेड ने रॉ मटेरियल परचेज किया से 4000 kilograms at the rate of say 11 rupees. This 11 rupees includes GST of 1 rupee for which you will claim tax credit. आप इसमें टैक्स का क्रेडिट लेने वाले हो इस GST का, इसका मतलब कॉस्ट में GST इंक्लूड नहीं होगा, तो आपको कॉस्ट पड़ गई 40,000 की। कितने किलोग्राम? 4000 किलोग्राम्स। उसके बाद मान लो आपने इसमें लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस जो हैं वो पे किए 1700। सपोज़ आपने ये गुड्स बाहर से मंगाए हैं, यू हैव इम्पोर्टेड देम, सो योर इम्पोर्ट ड्यूटी आपकी आ गई सपोज़ 2000। अब मान लो आपके पास इसमें सेलिंग प्राइस या सेलिंग कमीशन है, और मे बी यू हैव से ऑफिस एक्सपेंसेस आर गिवन, मे बी यू आर गिवन इंटरेस्ट चार्ज, ये सब नहीं आता। कॉस्ट के कंपोनेंट क्या है कि गुड्स को आपके बिजनेस तक पहुंचना है, बिजनेस की लोकेशन तक पहुंचना है, और उस कंडीशन में पहुंचना है कि वो सेल हो सके। यहीं पे देखो नॉर्मल लॉस का रूल आ जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल लॉस हो गया इसका मतलब वो गुड्स आपके उस कंडीशन में ही नहीं आए कि सेलेबल हों, इसीलिए नॉर्मल लॉस हम माइनस कर देते हैं। सो ये टोटल कॉस्ट हो गई 43,700। साथ में हम क्वांटिटी भी लिख लेते हैं 4000 किलोग्राम्स। तो ये कितने की आपकी कॉस्ट है? टोटल कॉस्ट और क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो अब आप कॉस्ट पर यूनिट सॉल्व कर लो। कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी? 43,700 किलोग्राम्स अपॉन 4000, सॉरी दिस वाज रुपीज़ अपॉन 4000 किलोग्राम्स। तो कॉस्ट आ गई 10.925 रुपीज़ पर किलोग्राम, ठीक है। ये कॉस्ट आ गई। अब इसमें मान लो आपका नॉर्मल लॉस दे रखे हैं, तो रॉ मटेरियल का आई ना वर्किंग, इसके आगे हम फिनिश्ड गुड्स की वर्किंग करेंगे, बट अभी नॉर्मल लॉस की ही वर्किंग इसमें हम समझते हैं, जो हमने पहले भी समझा था, बिकॉज वर्किंग तो सेम रहने वाली है, ठीक है। अब इसको रिवाइज करते हैं। नाउ सपोज योर क्वेश्चन सेज दैट 5% लॉस जो है इसमें नॉर्मल है। सपोज इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेके जा रहे हैं। सपोज यू हैव अ नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट ऑफ 5% एंड यू एक्चुअली रिसीव्ड से 3500 किलोग्राम्स। अब क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी ऑर्डर्ड थी 4000 किलोग्राम्स, ठीक है। इसमें से क्वांटिटी रिसीव्ड है 3500 किलोग्राम्स, दैट मीन्स वी हैव अ लॉस ऑफ 500 किलोग्राम्स। 4000 में से अगर 3500 रिसीव हुआ, 500 लॉस हो गया। तो अब नॉर्मल लॉस का थ्रेशोल्ड क्या है? दिस कैन बी नॉर्मल, दिस कैन बी एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का थ्रेशोल्ड क्या था? 5%। तो नॉर्मल लॉस अगर 5% है टोटल का, तो आपका टोटल तो 4000 था, इसका 5% कितना हो गया? 200 किलोग्राम्स। मतलब आपका 200 किलोग्राम्स नॉर्मल था, तो इसके ऊपर जितना भी लॉस हुआ वो एबनॉर्मल है। सो 200 किलोग्राम का लॉस हमें यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये आपको वर्किंग समझ में आ रही है। तो अब टोटल क्या हो गए एडजस्टेड? 43,700 कितने का? 38 किलोग्राम्स का, क्योंकि गुड्स को बिजनेस तक लाने की कंडीशन में ही 200 का नॉर्मल लॉस शामिल है, तो नॉर्मल लॉस स्प्रेड हो गया। सो व्हाट इज़ द रिवाइज्ड कॉस्ट, और वी कैन सिंपली से कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 43,700 अपॉन 3800। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी से 11.5 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। ये कॉस्ट आ गई। नाउ यू विल यूज़ दिस कॉस्ट फॉर ऑल दिस। नॉर्मल लॉस आपने स्प्रेड किया है, अब आप अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना चाहते हो, इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, और मे बी ये जो गुड्स रिसीव्ड हैं, ये जो क्वांटिटी रिसीव्ड है, इसमें से कुछ क्वांटिटी आप यूज़ करेंगे प्रोडक्शन में, बाकी आपकी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बच जाएगा। सो जितना आप यूज़ करोगे, जितना बचेगा, इन सब का वैल्यूएशन किस पे होगा? एट द रेट ऑफ 11.5, एट द रेट ऑफ 11.5। तो ये हो गई रॉ मटेरियल की वर्किंग। सिमिलर है जैसी हमने पहले की थी। द ओनली डिफरेंस हियर इज कि यहाँ आप सेल नहीं कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, फैक्ट्री में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये आ जाएगा। सो सपोज हम इसी क्वेश्चन को आगे लेते हैं। सपोज यू मैन्युफैक्चर्ड say 600 units
ओके, रिक्वायरिंग से 5 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल ईच। ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सो कैन यू टेल मी कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई? अभी हम रॉ मटेरियल पर ही हैं, तो रॉ मटेरियल में कितना यूज़ हो गया? 600 यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो 5 किलोग्राम पर पे, दैट मीन्स आपका 3000 किलोग्राम का रॉ मटेरियल यूज़ हो गया। 600 यूनिट बनाए 5 किलोग्राम हर एक में, 3000 किलोग्राम यूनिट्स किलोग्राम आपने यूज़ किया। सो क्लोजिंग स्टॉक 35 टोटल था, 3000 यूज़ हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 500 किलोग्राम। अगर हम ये फ्लो चार्ट समझ सकते हैं ना, इफ वी कैन अंडरस्टैंड दिस, then calculation of raw material of costing of different stages will never be an issue. You can value a normal loss. So what is the cost of raw material consumed? 3000 into 11.5. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 500 किलोग्राम इंटू 11.5। ये ठीक है ना, ये आ गया। अब मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं। अब आ जाते हैं फिनिश्ड गुड्स का। इनके भी तो कॉस्टिंग करनी है, इनको भी वैल्यू करना है। यू हैव रॉ मटेरियल, यू हैव फिनिश्ड गुड्स ऑल्सो। अब फिनिश्ड गुड्स में सबसे पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं? रॉ मटेरियल। सो पर यूनिट भी ले सकते हो, टोटल भी ले सकते हो। पर यूनिट कितना पड़ेगा? देखो, आप एक यूनिट पे 5 किलोग्राम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो और एक की वैल्यू है 11.5, ठीक है, तो 57.5 हो गया। एंड इफ़ आई से टोटल, तो टोटल कितने यूनिट्स थे आपके? टोटल यूनिट्स थे 600 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर किए, ठीक है। सो 34,500 आ गया टोटल कॉस्ट। सपोज़ आप इसकी लेबर कॉस्ट जो है वो कह रहा है कि इसको बनाने में हमें लेबर को लगते हैं 22.5 रुपीज़ पर यूनिट, मान लो गिवन है, ठीक है, लेबर कॉस्ट गिवन है पर यूनिट 22.5। तो अब ये टोटल कितना होगा? ठीक है, 13,500। सपोज वेरिएबल ओवरहेड्स भी दे रखे हैं, इट इज़ से 12 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, तो ये 12 रुपीज़ हो गया, 600 यूनिट्स हैं, 7200 हो गया। मान लो फिक्स्ड ओवरहेड्स दे रखे हैं, से इट सेज दैट फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं आपके 13,000 रुपीज़ ऑन टोटल कैपेसिटी ऑफ 1000 यूनिट्स। अगर आप 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हो तो आपके 13,000 है, तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई? 13 रुपीज़। और यहाँ पर 600 यूनिट्स की कितनी आ जाएगी? 7800, ठीक है। ये कॉस्ट के कंपोनेंट हो गए, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 105 रुपीज़ पर यूनिट। और यहाँ पर आप टोटल कॉस्ट जो है वो सॉल्व कर लोगे 600 यूनिट्स की, $63,000, ठीक है। सो ये टोटल कॉस्ट हो गई, ये कॉस्ट पर यूनिट हो गई। नाउ वी हैव, अब जैसे ये हमने रॉ मटेरियल का फ्लो चार्ट बनाया ना, ऐसे ही हम फ्लो चार्ट बनाएंगे फिनिश्ड गुड्स का। अब इसको हटा देते हैं थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज हमें ये नहीं चाहिए। अब हम फिनिश्ड गुड्स की वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल आई होप आपको समझ में आ गया है, अदरवाइज यू कैन गो बैक और वीडियो में पीछे जाके आप इसकी कैलकुलेशन समझ सकते हो। अब कमिंग टू फिनिश्ड गुड्स, बिकॉज वर्किंग सब में यही रहनी है। जैसे रॉ मटेरियल में हमने क्वांटिटी अलग रखी और उसकी वैल्यूएशन अलग किया सॉल्व, सिमिलरली अब हम वर्क करेंगे इस पर, ठीक है। सो पर यूनिट है। अब मान लो इसमें भी हमें गिवन है दैट देयर इज़ नो ओपनिंग स्टॉक। अभी हम बिकॉज हमने मेथड्स नहीं समझे हैं ना, डिफरेंट मेथड्स, फ्लो के मेथड्स, इन्वेंट्री रिपोर्टिंग के मेथड्स नहीं समझे, रिकॉर्डिंग के। तो अभी हम मान लेते हैं सपोज देयर इज़ नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब मान लो फिनिश्ड गुड्स का आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, ऑल राइट। सो यू मैन्युफैक्चर्ड 600 यूनिट्स। मान लो इसमें से आप सेल कर देते हो 500 यूनिट्स की, और आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री बच जाता है ऑब्वियसली 100 यूनिट्स। तो इनका वैल्यूएशन क्या होगा? 500 इंटू 105 विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोल रहे हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड कितने हैं? 500 यूनिट्स।
कॉस्ट कितनी है 105, ठीक है, पर यूनिट, तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, अगेन कॉस्ट प्राइस पर 10,500। दिस इज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक। सो दिस इज हाउ यू मेजर इट। अब यहाँ पर भी लॉसेस हो सकते हैं, अगेन आपको लॉसेस का सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रोसीजर क्या कहता है कि इफ़ यू हैव अ नॉर्मल लॉस देन इट इज़ स्प्रेड ओवर द एंटायर क्वांटिटी। इफ़ यू हैव एन एबनॉर्मल लॉस देन इट इज़ वैल्यूड। अब मान लो जैसे हम फैक्ट्री में जब आप गुड्स बनाते हो देन इट इज़ प्रेटी नॉर्मल कि सारे गुड्स आपके सेम लेवल के नहीं बन के आते हैं, उनमें से कुछ आपके अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं, कहीं ख़राब भी हो जाते हैं। सो सपोज़ आप ये मान लेते हो कि 600 यूनिट्स में से 5% इज़ नॉर्मल, ठीक है। अब आप टोटल क्वांटिटी जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो 600 यूनिट्स है, इसमें से एक्चुअल जो मैन्युफैक्चर हुई वो देखनी पड़ेगी और कितना आपका लॉस हो गया वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आपकी क्वांटिटी जो है वो 550 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होके आई है, ठीक है, ये एक्चुअल में सही पीसीज हैं। दैट मीन्स आपका जो लॉस है वो 50 यूनिट्स का है। अब ये 50 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है, ये सोचना पड़ेगा। सपोज आपका क्वेश्चन ये कहता है कि 10% नॉर्मल है, अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में 10% का लॉस हो जाता है, इट विल इम्प्लाई कि आपका 60 का लॉस नॉर्मल है, हमें तो 50 का ही लॉस हो रहा है ना, तो वो नॉर्मल में आ जाएगा 50। अब आप कॉस्ट टोटल कॉस्ट को रिवाइज करोगे 550 पे स्प्रेड करके। बट अगर ये मान लो आपका नॉर्मल लॉस है 5%, दैट मीन्स आपका 30 यूनिट्स का लॉस नॉर्मल है, 5% ऑफ दिस, तो आपका लॉस ज़्यादा है, सो 20 का एबनॉर्मल लॉस हो गया। सो योर रिवाइज्ड कॉस्ट विल बी, अब आप इसमें जो क्वांटिटी है वो 570 यूनिट्स पर कॉस्ट को रिवाइज कर दोगे, ठीक है। ऐसे आप नॉर्मल लॉस को स्प्रेड करते हो कॉस्ट को रिवाइज करके। सो अब मान लो आपके कॉस्ट आ जाती है 105 थी ना, सो आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ एस्टिमेट। सपोज ये आती है आपकी 109 के करीब आती है, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट, ये मैं रफ एस्टिमेट दे रही हूँ। सो नॉर्मल लॉस तो स्प्रेड हो गया। अब दिस इज़ द बेसिस, 109 को यूज़ करोगे अब नॉर्मल लॉस को वैल्यूएट करने में और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को वैल्यूएट करने में, ठीक है। नाउ अब ये जो मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स हैं इसमें से कुछ सेल होंगे, कुछ बच जाएंगे, जैसे ये रॉ मटेरियल्स में था। सो आउट ऑफ 550 सपोज इफ़ यू आर एबल टू सेल 450, तो 450 जो है वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देगा, और हाउ मच इज़ लेफ्ट, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 100 यूनिट्स, तो दिस विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, इसका वैल्यूएशन। सो दिस इज़ हाउ वी एडजस्ट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉसेस। बेसिक जो आपकी कैलकुलेशन है कॉस्ट की वो ये थी, ठीक है, ये कॉस्ट की मेन कैलकुलेशन थी। ऐसे आपने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। इफ़ देयर इज़ नो लॉस, तो इसी के बेसिस पर आप ये कहेंगे कि ये क्वांटिटी है 600 यूनिट्स की, इट इज़ आइदर सोल्ड और इट इज़ रिटेन्ड। तो आप 105 के बेसिस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक मेजर कर लोगे, जो हमने यहाँ पर किया। बट इफ़ यू हैव लॉसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑल्सो, तो फिर आप लॉसेस को अलग से मेजर करोगे, कितना लॉस हुआ, कितना एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग हुई एंड हाउ मच इज़ द लॉस। वो लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, रूल वही रहेगा, नॉर्मल लॉस को वैल्यूएट नहीं करते, उसको स्प्रेड करते हैं। तो नॉर्मल लॉस के बाद हम कॉस्ट को रिवाइज करेंगे। अब रिवाइज्ड कॉस्ट 570 यूनिट्स पे है विच इज़ आफ्टर नॉर्मल लॉस, तो इससे आपकी कॉस्ट बढ़ गई। नाउ दिस विल बी द बेसिस। अब इसके बेसिस पे आप एबनॉर्मल लॉस को वैल्यूएट करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मेजर करो, क्लोजिंग स्टॉक को मेजर करो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मेजर करो, इस तरह से करते हैं। सो आई होप ये जो कॉस्ट कैलकुलेशंस हैं वो आपको क्लियर हैं, एंड एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस इज ऑल्सो क्लियर, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। सो नेक्स्ट टाइम वील प्रैक्टिस अ फ्यू मोर क्वेश्चन। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, और मैं साथ साथ इन्फॉर्मेशन आपको सप्लाई कर रही थी। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे कि वी हैव अ फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन विद अस, और हम उसकी कॉस्टिंग समझेंगे कि कॉस्ट प्राइस कैसे सॉल्व करते हैं। सो दैट इज़ इट, थैंक यू।